प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का थर्ड लेसन हमारा है परिवहन। यानी परिवहन किसे कहते हैं समझिए। ऐसे परिवहन का मतलब होता है आना जाना। यातायात व्यवस्था में अगर बात करेंगे तो परिवहन का क्या मतलब होता है? आना जाना। इन्हीं चीजों को हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारे बॉडी के शरीर के अंदर में किस तरह से काम होता है, नहीं, और इनमें क्या क्या हमें मदद करते हैं। इन सारे चीजों को हम लोग परिवहन चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? पौधे में पढ़ेंगे, फिर जंतु में पढ़ेंगे कि परिवहन किस आधार से होती है और परिवहन कैसे हमारे शरीर में काम करता है। इन सारे चीजों को हम लोग उसमें बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहले समझिए कि हमारे शरीर में परिवहन की आवश्यकता क्यों है। परिवहन की आवश्यकता क्यों है, समझिए कि हमारे सारे कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए। पैर की कोशिका को ऊर्जा, हाथ की कोशिका को ऊर्जा चाहिए। अब इन ऊर्जा की पूर्ति होती किससे है? तो दो चीजों से। एक पोषण की क्रिया, जब पोषण होता है हमारे शरीर में तब होता है, और दूसरा हवा जाती है तब होता है। यानी हम जो भोजन करते हैं ना, वही भोजन घुली हुई रूप में, तरल रूप में रक्त के माध्यम से हमारे विभिन्न कोशिकाओं में जाती है, फिर हवा जाती है। क्लियर? तो जब कोशिका में वह पहुंचती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ये ऊर्जा का निर्माण होता है तब हमारे शरीर में मतलब वृद्धि विकास होती है। अब कोशिका को ऊर्जा चाहिए, समझिए, तब भोजन को चाहिए ना कोशिका तक पहुंचना। इसी तरह से हमारे शरीर में भोजन को अच्छे से ऊर्जा के लिए हवा को वहां पहुंचना चाहिए। अब आपके कोशिका में जब गया है भोजन, जब गया है ऑक्सीजन, तो वहां जब टूटता है तो बनता है बेकार के हानिकारक चीज। बेकार के हानिकारक चीज यानी जिसको आप कहते हैं मल मूत्र समझिए, या अन्य प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो समझिए। तो जब वो बनता है तो उसको फिर शरीर से बाहर निकलना चाहिए ना, क्योंकि विषाक्त चीज आपके बॉडी के अंदर जमा हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब विषाक्त चीज जमा होगी तो फिर आपका शरीर का अच्छे से संतुलन नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके शरीर में अगर मूत्र जमा हो जाए, आवश्यक ज्यादा की मात्रा में जमा हो जाए, नहीं, तो क्या होंगे कि आपकी जो शरीर है ना उसमें अकड़न हो जाएगी, दर्द होने लगेगी, नहीं। तो इसके लिए क्या है, उसको शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक सेम कहानी समझिए कि कोशिका में जो विषाक्त चीज बनी तो उसको बाहर निकलना जरूरी है ना, और वहां से बाहर निकलने की क्रिया को ही कहते हैं हम लोग परिवहन। बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? परिवहन। कोई दिक्कत? अर्थात परिवहन का परिभाषा क्या समझ में आया हमको? परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन का मतलब हुआ कि जो भोजन करते हैं या जो हवाएं हैं वह हमारे विभिन्न माध्यमों से कोशिका तक पहुंची, और कोशिका से जो बनी विषाक्त चीज वह पुनः उत्सर्जी अंगों तक वापस आ गई। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन। देखिए लिखा हुआ, परिवहन में बनने वाले विषाक्त हानिकारक पदार्थ को उस कोशिका के निकालकर बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन कहते हैं। ठीक है, परिवहन माने ला करके कोशिका से लाया कहां? उत्सर्जी अंगों तक। मान लीजिए हमारी पांव की अंगुलियों में, पांव की अंगुलियों की कोशिकाओं में हमारा जो हानिकारक चीज बना, तो पांव की अंगुली से तो गैस नहीं निकल जाएगी, निकलेगी कहां से? वो नाक द्वारा निकलेगी। तो वहां का कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त से कहां आया? हमारे फेफड़ा में। तो ये जो आने की क्रिया हुई, इसी को तो परिवहन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? परिवहन। कोई दिक्कत परिवहन में? अब चलते हैं हम लोग पौधों में परिवहन की क्रिया को देखते हैं, फिर जंतुओं में परिवहन देखेंगे। अब चलिए पौधों में परिवहन की क्रिया क्या है। देखिए कुछ ऐसे जीव हैं, खास करके एक कोशिकीय पौधे हैं या एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें जो हैं, जैसे आप देख रहे हैं यूग्लिना है, शैवाल हैं, इन सब में परिवहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। स्वाभाविक सी बात है, एक कोशिकीय जीव होने के कारण उनमें जो है परिवहन की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि परिवहन तंत्र ही नहीं है। भोजन करता है, बाहर निकाल देता है, बात खत्म। नहीं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं या पौधे हैं तो उनमें भी परिवहन की जरूरत होती है। अब समझिए, पौधे में भोजन कहां बनता है? पत्ता में। भोजन बनने के लिए क्या की चीज जरूरत होती है? पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, चाहिए उसको खनिज लवण। कहां से मिलती है उसको? धरातल से। अब समझिए, धरती मिट्टी से पानी यानी खनिज लवण उसको कहां पहुंचना चाहिए? पत्ती में चाहिए, नहीं चाहिए? तो जब तक नीचे से पानी पत्ती में नहीं जाएगी, क्या भोजन बनेगी? क्या नहीं बनेगी भोजन। अब भोजन बनने के लिए तो परिवहन जरूरी है। समझ में आई बात है? अब चलिए, पत्ता में भोजन बना, भोजन बनने की क्रिया कहां होती है? पत्ती में होती है। अब वृद्धि विकास चाहिए उसको फल को,
वृद्धि विकास चाहिए उसके तना को, उसके जड़ को। तब भोजन पत्ता वाला जो भोजन है वो कहाँ जाई चाहिए, उसको जड़ में चाहिए ना। अगर मान लीजिए पत्ता से भोजन अगर जड़ में नहीं जाए तो क्या जड़ की वृद्धि विकास होगी, उसको ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जड़ की ऊर्जा, जड़ को ऊर्जा मिले इसलिए भोजन का जाना जरूरी है, भोजन का जाना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जड़ की वृद्धि विकास के लिए हो या भोजन बनने के लिए हो, परिवहन जरूरी है। अब परिवहन करता कौन है पौधे में भाई? तब पौधे में परिवहन के लिए, संवहन तंत्र के लिए दो उत्तक होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। पौधे में संवहन की क्रिया को कौन करता है? एक जाइलम और एक कौन करता है? फ्लोएम। अब कहेगा जाइलम क्या है? तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर यानी क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि जाइलम पौधे में एक संवहन उत्तक है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जैसे जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक, ये 4 प्रकार के उत्तक से ये जाइलम बनी होती है। इसका काम क्या है? तो धरातल से जल को खींचना और पत्ती तक पहुंचाना। जाइलम का क्या काम? धरातल से जल को खींचकर पत्ती तक पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम? तब पत्ती में जो खाद्य पदार्थ बनी उसको विभिन्न भागों तक ले आना। तो जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब जाइलम में कैसे होती है संवहन की क्रिया समझिए। देखिए ये हमारी जाइलम है, यहाँ देख रहे हैं ना एक चित्र, ये जो देख रहे हैं आप, ये जाइलम हमारा है। क्लियर? अब इसमें क्या है कि देखिए, अब गौर करके देखिएगा, इसमें महीन महीन नली जैसी संरचना है, देख रहे हैं ऐसे, ये नली जैसी संरचना है, ये नली। अब धरती में क्या होता है, जड़ में जो सबसे जड़ के निचले भाग है वहां मूलरोम, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूलरोम। अब मूलरोम में स्फीत दाब उत्पन्न होती है। स्फीत दाब का मतलब होता है, समझिए एक तरह से खींचने की क्षमता, चूसने की क्षमता। ठीक है, जैसे आप हम लोग कोई चीज को चूसते हैं, कटोरा में दूध रख दीजिए, करिएगा कि सुर्ख से नीचे वाला उठकर दूध आपके मुंह में घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा, तो चूसने की क्षमता। ठीक सेम कहानी होती है वहां पर, किसके कारण? चूसने की क्षमता होती है, स्फीत दाब उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्फीत दाब। तो पढ़ रहे थे हम लोग, स्फीत दाब उत्पन्न होती है। क्या होती है वहां पर? स्फीत दाब। अब स्फीत दाब का मतलब हुआ कि चूसने की। जड़ में यानी कि जो जड़ होती है ना, पौधे की जड़, वहां पर महीन महीन छिद्र होती है मूलरोम में। और धरती यानी धरातल, मिट्टी जो होती है उसमें जल बहुत ज्यादा होती है। जल क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो जल ज्यादा हुआ तो उसको कहते हैं उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र। जल के लिए क्या हो गया वो? मूलरोम जहां जल कम है वो हुआ निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र। ठीक है, तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निकलकर, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निकलकर निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चली जाती है। इसको कहते हैं प्रासरण की क्रिया। यानी प्रासरण द्वारा मिट्टी से जल निकली, मूलरोम में पहुंच गई। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या हमारी जड़ है, और जड़ में देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके क्या है कि मिट्टी से पानी निकलकर, जल निकलकर और इसमें जा रहा है। खनिज लवण भी जाता है इसमें। क्या जाता है? मिनरल्स, खनिज लवण, ये भी इसके साथ जाती है, साथ साथ में घुलित रूप में। घुलित रूप में जो फास्फोरस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो भी चीज, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फास्फोरस हैं या अन्य प्रकार के जो उसमें पोषक तत्व हैं, ये सब इसमें घुल करके जा रही है इसके साथ में। अब यहाँ गई तो ये जाइलम क्या करते हैं? उसको नली देती है। जाइलम का एक जो भाग होता है जिसको कहते हैं हम लोग वाहिनिकाएं। क्या कहते हैं? वाहिनिकाएं। वो पाइप जैसी नली होती है, पाइप जैसी नली। ठीक है, उसी नली से धीरे 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 जल पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। समझ में आई बात है? देखिए फिर समझिए, मिट्टी में जल तो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र, जड़ में जल कम तो निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। अब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल निकली प्रासरण के क्रिया के कारण, क्योंकि प्रासरण क्रिया होती है और स्फीत दाब उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिट्टी से जल निकल करके कहाँ चला गया? उसमें जड़ में प्रवेश किया, मूलरोम में। अब मूलरोम में प्रवेश किया तो वो कहाँ चला गया? सीधे कहाँ पहुंच गया वो? जाइलम का एक भाग है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं में, अब वाहिनिकाएं धीरे 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 कहां तक उसको ले गई? और उसके अंदर में ना संवहन बंडल का निर्माण हो गया, समझिए जल की बूंदे उसमें छा गई पूरा, और धीरे 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 पत्ती तक पहुंच गई। यानी कि जल का संवहन कौन किया? जाइलम। इसमें एक ही दिशा में हो रही, देखिए ऊपर ही के ही जा रही है। अब चलते हैं दूसरा फ्लोएम।
अब पौधे में दूसरा उत्तक होता है फ्लोएम। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। कौन कौन? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ये चालनी नलिकाएं जो हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है चालनी नलिकाएं। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग वाहिनिकाएं, तो दोनों नली जैसी होती है। तो इसमें चालनी नलिकाएं फ्लोएम में क्या होती है? नली जैसी, पाइप की तरह। और इस पाइप में महीन महीन छिद्र होती है, जिसके कारण भोजन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यानी दोनों दिशा में वो स्थानांतरण करती है। तो इसमें तीर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दोनों, एक तीर ऊपर जा रही है, एक तीर नीचे आ रही है, अर्थात ये द्विदिशीय स्थानांतरण करती है। जाइलम एक दिशीय और फ्लोएम द्विदिशीय। जाइलम जल का संबंध, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संबंध। जाइलम की जो अधिकांश कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, अब फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि पौधों में संवहन की क्रिया, पौधों में संवहन की क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा उत्तक से होती है। अब चलते हैं हम लोग, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। कभी कभी क्या पूछता है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो चलिए ध्यान देंगे, जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है जो अभी पढ़ रहे थे। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम जल का संबंध करती है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संबंध करती है। जाइलम में एक दिशीय स्थानांतरण, फ्लोएम में द्विदिशीय। कोई दिक्कत? आगे हमारा है पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। अब देखिए पौधों में जो है ना पदार्थों में परिवहन की क्रिया किस विधि होती है, देखिए ध्यान देंगे। अब पदार्थों की परिवहन जो होता है खास करके वह घुलित रूप में होता है। हमारे पौधों में परिवहन की क्रिया किस तरह से होती है? घुलित रूप में होती है, क्योंकि ठोस रूप तो वो ले नहीं सकता है, तो किस रूप में लेता है? वो घुले हुए चीजों के रूप में लेता है। मूल रूप से हमको ये नहीं पढ़ना है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब समझिए, कोई आपसे पूछे कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, चलिए इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक गमले की पौधा ले लीजिए, एक पोलो पन्नी ले लीजिए, सफेद वाला उजला वाला, और उस पन्नी के भीतर पौधा का एक पत्ती या एक छोटी सी टहनी को अंदर रख करके और उसको क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक पौधा इस तरह से लेते हैं, पौधा को बनाइए एक ठो, चलिए एक पौधा ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे हम एक पौधा लेते हैं, इसकी एक टहनी है ऐसे जिसमें कई पत्तियां मान लीजिए लगी हुई है, ऐसे मान लेते हैं, क्लियर? अब इसको क्या करते हैं? एक पॉलीथीन के अंदर हम बंद कर देते हैं। पॉलीथीन के अंदर क्या करते हैं? बंद कर देते हैं मुंह को। अब 5-6 घंटे इसको छोड़ दीजिए। 5-6 घंटे बाद देखिएगा इस पन्नी के भीतर पॉलीथीन के अंदर कुछ जल की बूंदे आ गई है। क्या किया? एक गमला वाला पौधा लिया और उसकी एक तना को या एक पत्ती को एक पॉलीथीन के अंदर रख करके और उसके मुंह को हम कुछ समय के लिए बंद कर दिए। 4-5 घंटे छोड़ देते हैं, तो 4-5 घंटे बाद हम देखते हैं कि इनमें कुछ जल की बूंदे आ गई। ये जल की बूंदे कहाँ से आई? क्या आपने रख दिया था क्या? जब आप रखे थे, जब बंद कर रहे थे उसमें था? उसमें नहीं था। क्या बाद में किसी ने रख दिया? क्या नहीं रखा। तो फिर आया कहाँ से? इसका मतलब है कि पौधे की पत्तियां अपने बेकार जलों को बाहर निकालते रहती है, छोड़ते रहती है। इसको कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं हम लोग? वाष्प उत्सर्जन। पौधे की पत्तियां अपने बेकार जलों को क्या करती रहती है? छोड़ते रहती है, मुक्त करते रहती है। इस क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। क्लियर? समझ में आ गई बात? वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? तब पौधे की पत्ती द्वारा बेकार जल को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वाष्प उत्सर्जन। आपको कोई कहे कि बताइए प्रयोग द्वारा, तो आराम से बता सकते हैं कि लिखेंगे हम लोग एक गमले की पौधे लेंगे, उसके एक तना को या एक पत्ती को एक पॉलीथीन सफेद वाली पन्नी के भीतर हम उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। 4-5 घंटे बाद देखेंगे कि उसके भीतर ना ऑटोमेटिक स्वतः व स्वतः कुछ ना कुछ जल की बूंदे आने लगती है। वो जल की बूंदे कहाँ से आती है? तो पौधे की पत्तियों द्वारा वह धीरे धीरे क्या करती रहती है? छोड़ती रहती है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब समझने की बात है आखिर वो छोड़ती क्यों है, आता कहां से पानी है? तो देखिए धरातल से जैसे पानी खींचा, पत्ती में गया, भोजन बना, भोजन बनने के बाद वहां बेकार का कुछ जल जमा हो जाता है। अगर मान लीजिए वो जल जमा रहे और बाहर नहीं निकले, तो फिर क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी?
नहीं हो पाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए बेकार चीज को बाहर निकलना है ना, तो पौधे के लिए वो क्या हो गया, बेकार जल हो गया। पौधे के लिए क्या हो गया, बेकार जल, यानी कि पत्तियां ना काम ही नहीं करेगी। समझिए यूं तरह की मान लीजिए अगर पत्ती में अगर बेकार जल जमा हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं, वो सड़ जाएगी, सब बेकार हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। नहीं नहीं, तो इसीलिए उसमें वाष्प उत्सर्जन होना जरूरी है। वाष्प उत्सर्जन होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तब पत्ती काम ही नहीं करेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, तब वाष्प उत्सर्जन हमारे लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, सो देखिए, तो इससे ना तापमान का नियंत्रण होता है। हम लोगों के लिए अगर बात करेंगे तो तापमान का क्या होता है, नियंत्रण। जहां पौधे होते हैं ना, जहां पौधे, वो अपने चारों ओर जल की बूंदे को क्या कर देती है, छा देती है, जिसके कारण उस जगह पर जाइएगा तो आपको ठंडक की महसूस होती है। किसके कारण, जलवाष्प के कारण। यही वाष्प उत्सर्जन, पौधे पत्तियां जो है बेकार जल छोड़ती रहती है, और यही पौधे की पत्तियां जो जल छोड़ती है वह वायुमंडल में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और जमा होने के कारण वो कैसी, मतलब वहां पर रहती है, तापमान नियंत्रण रहता है, ठंडक की महसूस होती है। और खासकर बात जानते हैं, एक पौधा अपने जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़, तो अगर उसका वजन अगर सपोज मान लीजिए कि 1000 किलो है, 1000 किलो, तो अपनी आयु का कितना पानी वो छोड़ दिया होगा अभी तक, तो 1000 गुने 100, ठीक है, गुना कर दीजिए, यानी 1 लाख लीटर पानी वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर दिया होगा। समझ रहे हैं ना, यानी एक पौधा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है VVI में कि पौधे अपने वाष्प उत्सर्जन में कितना गुना पानी उत्सर्जित करता है, तो अपनी आयु में अपने वजन का कितना गुना, 100 गुना, कितना गुना, 100 गुना कर देता है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एक मकई का पौधा है, वो 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी का उत्सर्जन करता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेब का पौधा है, वो 10 से 20 लीटर रोज पानी का उत्सर्जन करता है। अब समझिए एक पौधा एक दिन में कितना पानी उत्सर्जन करता है, 20 लीटर। मकई का पौधा कितना, तो 3 से 4 लीटर। अब समझ रहे हैं ना, वो कहां से पानी लाती है, तो धरती से खींचती है, पत्ता में गया, भोजन बना, बेकार जो हुआ उसको छोड़ दिया, वही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। समझे। और हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वायुमंडल के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये वाष्प उत्सर्जन क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब चलिए, अब आप पढ़ रहे थे एक दिशीय स्थानांतरण और द्विदिशीय स्थानांतरण। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण। ये एक दिशीय क्या हुआ समझिए, तो एक दिशीय का मतलब हुआ कि जब कोई पदार्थ एक ही दिशा में चलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक दिशीय। जब कोई पदार्थ एक ही दिशा में चलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक दिशीय। और जब किसी पदार्थ का परिवहन 2 दिशा में होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विदिशीय कहते हैं। क्लियर। चलेंगे, थोड़ा सा ये बदमाशी कर रहा है, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो एक दिशीय स्थानांतरण समझ गए, द्विदिशीय स्थानांतरण समझ गए। अब आगे चलेंगे हम लोग जंतुओं में परिवहन की बारे में। तो पौधा की बात कर रहे थे हम लोग, अब चलेंगे हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होती है। अब समझिए, हमारे शरीर में यानी हमारे बॉडी जो है ना, जंतु, उनमें परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित होता है, उसको कहते हैं परिवहन तंत्र, ठीक है। उसमें परिवहन के लिए कोई खास तंत्र नहीं होता है, वो जाइलम और फ्लोएम की सहायता से करती है। लेकिन हम लोगों में एक विशेष प्रकार का तंत्र है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन तंत्र। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, परिवहन तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा रुधिर, दूसरा हमारा रुधिर ये रक्त कण उसको कह सकते हैं, रुधिर कणिकाएं, यानी रुधिर है, रुधिर वाहिनियां हैं, और रुधिर रक्त परिवहन है। यानी 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होती है वो, 3 प्रकार की होती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, परिवहन होती है। देखिए लिखा हुआ है रक्त परिवहन तंत्र क्या है, तो लाल रक्त कण का गाढ़ा क्षारीय पदार्थ हृदय के शरीर से सभी भागों में प्रवाहित करती है, तो उसको कहते हैं हम लोग रक्त परिवहन। ये खास करके किस में होती है, जंतुओं में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। रक्त परिवहन तंत्र क्या, तो हमारे हृदय से रक्त निकला, हृदय से रक्त निकला और विभिन्न भागों में चला गया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रक्त परिवहन। और अपने प्रवाह के दौरान सभी ऊतकों को संयोजन करती है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी कि जब ये चलती है ना, तो अपने साथ कई चीजों को क्या करती है, जोड़ती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन की क्रिया, तो इसलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये रक्त परिवहन को क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजी ऊतक। रक्त की संरचना, अब समझिए रक्त की संरचना कैसा है, इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा जो बॉडी है ना, उसमें खून है,
तो खून देखने से लाल है, लेकिन सामान्यतः वह लाल होता नहीं है, याद रखेंगे। होता नहीं, कैसा होता है उसका रंग? सामान्यतः पीला। अब कहिएगा सर जी भकुआर के उठे हैं क्या हो कि पीला हम कभी खून देखबे नहीं किए, आप कह रहे हैं। हाँ वह सही है, उसमें हीमोग्लोबिन होती है जो लाल रंग के रंजक हैं, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। आपसे कोई पूछे कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला। और किसके कारण लाल होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। अगर कोई पूछे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन रंजक होती है। चलिए इसी को हम देखते हैं थोड़ा सा, समझिएगा। देखिए हमारा जो ये रक्त है ना, ये रक्त समझिए, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है हमारा? ये तरल पदार्थ है। प्लाज्मा क्या हमारा? तरल पदार्थ। 55% प्लाज्मा वो तरल पदार्थ, और 45% जो है वो ठोस कण है। ठोस कण, इसको रुधिर कणिकाएं कहते हैं। यहां से फिर ऑब्जेक्टिव, हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? ठीक है, और ठोस कण कितने? अब ये प्लाज्मा जो है 55%, इसको फिर से डिवाइडिंग कीजिए तो प्लाज्मा में याद रखेंगे 90% जो होती है वो जल होती है। आपसे फिर पूछेगा कि रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होती है? रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होती है? तो 90%। कितने प्रतिशत? 90। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन होती है। उसमें कितना रहता है? 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18 ग्लूकोज, 0.5% वसा, और शेष कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। लेकिन आपसे सब पूछेगा नहीं, पूछेगा केवल जल वाला, याद रखेंगे। तब प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल? 90%। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। रक्त में प्लाज्मा कितना? 55। अब प्लाज्मा में जल कितना? 90%। कोई दिक्कत? और इसका रंग कैसा? तो हल्का पीला। क्लियर? 55%। अब बच गया हमारे पास ठोस कण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। हमारे ठोस कण कौन कौन होते हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइटस। अब देखिए सबका अलग अलग काम क्या है, समझिएगा। आरबीसी जो होता है वह देखने से आपको कैसा लगेगा? तो तस्तरी नुमा, याद रखेंगे। कैसा दिखने को लगेगा? तस्तरी नुमा, ऐसे गोल, ठीक है ना। इस बीच में रहेगा धसल। जैसे आप पेड़ा नहीं खाए हैं, पेड़ा उड़ा देखे होंगे, नहीं, वह ऐसे देखने से लाल लाल रहेगा और ये पूरा गोल रहेगा और इसके बीच में लगेगा कि धसा हुआ है। माने पेड़ा जैसा समझिए, एक तरह से देहाती हिसाब में। हम लोग गांव वाड़ में पेड़ा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, देखे होंगे। ऐसे करके गोल गोल कर दिया, ऐसे करके दबा दिया, दबा करके बीच में उठा लगा दिया, तो चारों तरफ से कोना कोना मोट हो गया, बीच में क्या हो गया? धस गया। ये ऐसे ही देखने को लगती है आपको, देखेंगे जब तो आरबीसी कैसा दिखाई पड़ता है? लाल तस्तरी नुमा, यानी गोल, चारों तरफ से किनारे से मोटा, बीच में रहता है धसा हुआ। क्लियर? इसकी आयु ना याद रखिएगा, ये आरबीसी की जो आयु होती है 120 दिन। कितना होता है? यानी 4 महीना। कितना होता है? 4 महीना। क्लियर? इसको आरबीसी का फुल फॉर्म अगर रखिएगा, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, याद रहेंगे, यानी लाल रक्त कणिका। अब ये तो समझ गया इसका उम्र कितना? 120 दिन, यानी 4 महीना। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हमारे शरीर रुधिर कण में सबसे ज्यादा इसी की संख्या होती है। सबसे ज्यादा किसकी संख्या? रक्त की संख्या होती है, सॉरी रक्त नहीं, आरबीसी की संख्या किसकी होती है? आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? चलिए, इसका काम क्या भाई? तो इसका काम है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। अगर कोई आदमी अगर चलते चलते थक जाता है, नहीं, अब आता है कि बोलता है कि सर देखिए ना, हम आपके घर तक आते आते ना 4 बार बैठे हैं, एकदम थक थक सा महसूस हो जाता है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। ओ, हम समझ जाते हैं कि अरे भाई इसको ना आरबीसी की क्या हो गई है? कमी हो गई है ब्लड में, आरबीसी की कमी हो गई है। इसको आरबीसी वाला कोई टॉनिक दे दो ताकि शरीर में बनेगा रक्त, तो अपने आप इसकी बीमारी खत्म। तो हम भी क्या करते हैं? एक आयरन टॉनिक दे देते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा आयरन टॉनिक क्या हुआ भाई? हाँ देखिए, ये हमारे आरबीसी है ना, उसमें लोहा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा। मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? कभी कभी पूछता है, मानव शरीर में कौन सा तत्व है रक्त में? तो लोहा।
कौन सा पाया जाता है? लोहा। अब ऐसे मत समझिएगा कि इसमें लोहा है तो निकाल करके घर और बना लेंगे इसमें से, नहीं, वो लोहा नहीं जिसमें आप समझ रहे हैं कि घर बनाने वाला लोहा। रक्त में पाया जाता है लोहा, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन लोहा पाया जाता है। तो आयरन का मतलब हुआ लोहा, यानी लौह टॉनिक उसको दिया जाए, उसमें आरबीसी बनेगी तो खत्म कहानी। क्लियर है? तो आप समझ रहे थे अभी आरबीसी की कहानी। पहला इसकी संरचना कैसा? गोल तस्तरी नुमा। इसमें केंद्रक नहीं होती है, इसमें केंद्रक नहीं होती है। इसकी उम्र कितना? 120 दिन। और ये हमारे शरीर में संख्या कितनी? तो बहुत ज्यादा। इसकी संख्या क्या हमारे शरीर में? बहुत ज्यादा है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग डब्ल्यूबीसी की कहानी पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी की बात, अब पढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। अब इसका भाई संरचना कैसी होती है? तो देखिए इसका संरचना होता है गोल। कैसा होता है? गोल। और इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे धारी धारी संरचना बनी रहती है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कैसा करती है? एंटीबॉडी। अब कहेगा सर जी ये एंटीबॉडी क्या हुआ? अरे एंटीबॉडी का मतलब रोग निरोधी क्षमता। आपके शरीर में जितना डब्ल्यूबीसी होगा ना उतने ही आप ताकतवर होंगे, आपको बीमारी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बीमारी को न मारने का काम करती है। बस समझिए एक तरह सिक्सर ले ले क्या कहते हैं AK-47 लेकर बैठा रहता है गेटवे पर, भोजन के साथ जैसे गया जीवाणु कहाँ आ रहा है इधर, चलो उड़ा दिया। समझिए एकदम ऐसे करता है वो, बिल्कुल। आरबीसी ये डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे शरीर में रोगाणु कीटाणु को मारने का काम करती है, रोग निरोधी क्षमता बनाती है, ताकत देती है शरीर को। ठीक है, अब चलिए इसका संरचना कैसा? गोल, और उसके ऊपर ना नुकीला नुकीला धार जैसी संरचना बनी रहती है। अब इसकी उम्र कितनी होती है? तो मात्र 3 से 4 दिन। भाई बहुत कम दिन होता है। क्या होता है इसका उम्र? बहुत कम दिन होता है। जानते हैं हमारे शरीर में जब एक बीमारी होती है जिसका नाम है एड्स, एड्स AIDS, ठीक है ना, एड्स, तो उसमें ये श्वेत रक्त कण है ना, यही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर में कम हो जाती है। अब बुखार लगी तो लगातार बुखार लगले रह जाता है, बस उसी में धीरे धीरे लोग मर जाता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी ही हमारा खत्म हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का उम्र कितना? 3 से 4। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी का उम्र देख लिए। इसमें केंद्रक होता है। देखिए इसमें पहला वाला जो आरबीसी आप पढ़े उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ना केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक पाया गया, लिख लिए। उम्र कितना देख लिए। इसकी संख्या ना बॉडी में बहुत कम होती है, उम्रों कम संख्या भी कम। अगर ज्यादा संख्या हो जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन कम होता है। चलिए हमको भी पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमको थ्रोम्बोसाइटस, यानी इसको कहते हैं रक्त पट्टिकाणु। इसकी संरचना भी कैसी होती है? सामान्यतः गोल ही होती है, लेकिन इसमें लंबी लंबी जो है ना संरचना, ऐसे करके समझिए नोक नोक निकल जाता है, ऐसे नोक नोक। ठीक है, ये क्या करती है? जैसे हमारा रक्त बहाव शुरू हो जाता है, रक्त बहाव, तो वायुमंडल से संपर्क करके तुरंत रक्त बहाव को क्या कर देती है? रोक देती है, थक्का कर देती है। कभी कभी हमारे लिए शरीर के लिए खतरनाक भी हो जाता है। जब मान लीजिए हमारे बॉडी में ना रक्त का बहाव क्या हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो ये यही कम कर देता है। किसके कारण? थ्रोम्बोसाइटस के कारण। और हृदय घात की समस्या हो जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए थ्रोम्बोसाइटस क्या है। इसका मेन काम है रक्त के बहाव को रोकना। जब हमारा हाथ पांव कट जाता है उंगली, तो क्या होता है? अनावश्यक रक्त बहने लगती है। ठीक है, चलिए तो आरबीसी समझ गए, डब्ल्यूबी समझ गए, थ्रोम्बोसाइटस समझ गए। आपसे पूछेगा कि आरबीसी का उम्र कितना, यानी लाल रक्त कोशिका का उम्र कितना? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का उम्र कितना? अब किसकी संख्या ज्यादा होती है, किसकी संख्या कम होती है? रक्त को जमाने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइटस। ठीक है, ये सब आपसे परीक्षा में पूछेगा। फिर पूछेगा आपसे कि ये प्लाज्मा वाला जो अभी पढ़े थे हम लोग, रक्त में कितना प्लाज्मा? 55%। जल कितना उसमें? 90%। ठीक है, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम कल पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचना के बारे में, कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या भाग हैं, वो सब हम ले देंगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।